मैं डॉक्टर शाद अली खान, समाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय वांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहले हम ब्रिटिश संविधान की विकास का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि ब्रिटिश जो संविधान है, यानी कोई अन्य देश भी जिसकी प्राकृतिक दशा, उसके निवासियों का चरित्र, विशेषताएं, उनके धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा का प्रभाव उस देश के राजनीतिक और संवैधानिक स्वरूप पर निश्चित पड़ता है। यानी ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप समूह है जिसकी अवस्थिति 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 94,307 वर्ग मील है, जो पूरे विश्व के स्थलीय क्षेत्र का मात्र 0.2% है। इसकी लंबाई लगभग 750 मील है और चौड़ाई दोनों ओर की सीमा के किन्हीं भी दो स्थानों पर लगभग 300 मील से अधिक नहीं है। ब्रिटेन फ्रांस का 2/3, अमेरिका का 30वां, रूस का 19वां भाग है। आकार की दृष्टि से विश्व में इसका 75वां स्थान है, जबकि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से उसका चौथा स्थान है। ग्रेट ब्रिटेन राजस्थान के क्षेत्रफल का चौथा भाग है। ग्रेट ब्रिटेन चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इस समुद्री स्थिति के कारण ही ग्रेट ब्रिटेन नौसेना के क्षेत्र में अत्यधिक शक्तिशाली और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र रहा है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड सम्मिलित है। ग्रेट ब्रिटेन एक साम्राज्यवादी देश रहा है, अतः क्रांतिकारी भावनाओं को प्रोत्साहन देना इन देशों के लिए संभव नहीं था, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में होने वाली क्रांति उसके समस्त साम्राज्य के लिए खतरे का कारण सिद्ध हो सकती थी। ग्रेट ब्रिटेन की स्थिति केंद्रीय है, इसी कारण सरलता से, विशेषतः अमेरिका की खोज के बाद वह विश्व व्यापार का केंद्र बन गया और अंततः एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण करने में सफल हुआ जिसमें सूर्य उदय तो होता था पर अस्त नहीं होता था। ग्रेट ब्रिटेन के संविधान का विकास, जैसे कि हम मान सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में लगभग 7 करोड़ लोग रहते हैं। मूल रूप से अंग्रेज लोग अनेक प्रजातियों के सम्मिश्रण है। उपनिवेशिक काल में अश्वेत जातियां भी इंग्लैंड में आई, परंतु उनका प्रतिशत अधिक नहीं बढ़ पाया, अतः रंगभेद की समस्या वहाँ अधिक उग्र नहीं हो पाई। अश्वेत जातियों के सीमित आवर्जन का कारण मूल निवासियों द्वारा उनका प्रबल विरोध रहा है। यानी ग्रेट ब्रिटेन के लोगों में धर्म की विविधता पाई जाती है। बहुसंख्यक लोग यद्यपि प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, पर कुछ प्राचीन धनी मानी लोग अब भी कैथोलिक धर्म को मानते हैं। प्रोटेस्टेंट चर्च स्वयं अनेक भागों में विभक्त है, जैसे इंग्लिश चर्च, मेथोडिस्ट लीग, बैप्टिस्ट लीग, प्रेस्बिटेरियन लीग। यानी ब्रिटेन के राजनीतिक चुनावों में धर्म का प्रभाव समय समय पर विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है। इसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में हम देखें तो ब्रिटिश समाज में पारिवारिक व्यवस्था का ढांचा कमजोर है। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति परिवार की अपेक्षा अब संपूर्ण राष्ट्र के प्रति अधिक प्रेम और भक्ति रखता है। ब्रिटिश समाज के इस चरित्र से वहाँ की राजनीतिक और राष्ट्रीय एकता कायम है। ब्रिटिश जाति की प्रकृति समझौतावादी रही है, अर्थात वे सैद्धांतिक झगड़ों में न पड़कर केवल व्यवहारिक पहलू का ही विशेष ध्यान रखती है। ग्रेट ब्रिटेन उन देशों में से है जहां औद्योगिकरण सर्वाधिक रहा है। औद्योगिक क्रांति का श्रेय ही वस्तुतः इसी देश में हुआ था। परिणामतः यहाँ औद्योगिक और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत विश्व के प्राय सभी देशों से अधिक है। औद्योगिकरण में वृद्धि के साथ ही कार्यरत जनसंख्या की वर्गीय संरचना में भी परिवर्तन हुआ है। 18वीं-19वीं शताब्दी के अधिकांश भाग में मध्यम वर्ग का प्रभुत्व रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप उदार दल का उदय हुआ था। बड़े बड़े उद्योगों के विकास के साथ साथ संपत्ति का संग्रह, पूंजी का एकाधिकार बढ़ता और फलता मध्यम वर्ग का महत्व कम हो गया। इसके बाद में समाज में पूंजीवादी वर्ग का श्रमिक वर्ग के इर्द गिर्द ध्रुवीकरण का शुभारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में श्रमिक दल लेबर पार्टी अस्तित्व में आए। पिछले दशक में ब्रिटेन की समाज व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उद्योगों में स्वचालन के अभिवृद्धि के साथ साथ श्रमिक अब कुशल तकनीकी विशेषज्ञ और सफ़ेद कॉलर वाले वाइट कॉलर होने लगे हैं। यानी परिणामतः मध्यम वर्ग का अनुपात पुनः काफ़ी बढ़ गया और मध्यम वर्ग के अनुपात व प्रभाव में वृद्धि का एक कारण और है। 20वीं सदी में विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद श्रमिक दलीय सरकार ने बड़े बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण में पहल की है, जिससे पूंजीपति वर्ग का अनुपात व प्रभाव काफ़ी कम हुआ। वर्तमान अनुमान के कुल जनसंख्या का 1/3 भाग किसी न किसी प्रकार के बौद्धिक श्रमिक वर्ग से संबंधित है।
समाज के निम्न वर्गों को भी सामाजिक सेवाओं के प्रसार और धार्मिक संगठनों के विस्तार का लाभ मिला है। जहाँ तक अंग्रेज लोगों का की उत्पादन और औद्योगिक क्षमता का संबंध है, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन मूल रूप से गरीब है। यद्यपि कोयले और लोहे का वह धनी है, परंतु रबर, तेल, लकड़ी और अन्य कच्चे माल के लिए उसे अन्य देश पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी इस कारण क्या हुआ, कच्चे माल की खोज और कारखाने में बने माल की खपत के लिए बाजार ढूंढने की आवश्यकता के कारण अंग्रेज लोग साम्राज्य निर्माण के लिए प्रेरित हुए। यद्यपि बाद में जब महान औद्योगिक शक्तियों के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और जर्मनी का उदय हुआ, तो विश्व के औद्योगिक मंच पर वे अपना प्रभुत्व कायम न रख सके। ब्रिटिश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति अर्थात चारों ओर समुद्र से घिरे ब्रिटिश द्वीप को यूरोप की क्रांतियों के प्रभाव से बचाने के में इंग्लिश चैनल बड़ा सहायक रहा है। बाह्य परिवर्तनों की तीव्रता की अनुभूति और तदनुरूप प्रेरणा के अभाव में ब्रिटिश वासियों में कालक्रम जन्य समस्याओं के बारे में अपने ही ढंग से सोचने की प्रवृत्ति रही है। राजा के करारोपण या अन्य व्यय संबंधी अधिकार, स्वच्छता, प्रशासन, बंदी जैसी समस्याओं के निदान व उपचार इत्यादि उन्होंने अपने ही ढंग से खोजे हैं। यानी ब्रिटिश से राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण की समुच्चय विकास प्रक्रिया में हमें एक निरंतरता और संगति मिलती है। सन 1649 में चार्ल्स प्रथम की फांसी के बाद जब क्रॉमवेल ने शासन सूत्र संभाला, तब प्रथम और अंतिम बार गणतंत्र संविधान लागू हुआ, पर विकास के स्वाभाविक क्रम के अनुकूल न होने के कारण यह व्यवस्था थोड़े ही समय रह सकी। क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद पुनः औपचारिक रूप से शासन भार राजा को सौंप दिए जाने के कारण राजतंत्र की स्थापना हुई, जो आज तक विद्यमान है। विकास की इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर अग्रसर रखने में सबसे अधिक योगदान ब्रिटिश नागरिक जीवन की कुछ चारित्रिक विशेषताओं का रहा है। उक्त चारित्रिक विशेषताओं में प्रथम ब्रिटेन वासियों का स्वतंत्र प्रेरण है, जो उनके व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों प्रकार के व्यवहार में दृष्टिगोचर होता है। किसी भी चीज़ के थोपे जाने के विरुद्ध और किसी भी स्वच्छाचारी व्यवहार के विरुद्ध संघर्ष करने को वे सदा तैयार रहते हैं। यह परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसके दर्शन में हमें मैग्ना कार्टा 1215 से लेकर अधिकार याचिका, पिटिशन ऑफ राइट्स, अधिकार का विधेयक, बिल ऑफ राइट्स आदि सभी में होते हैं। स्वतंत्रता प्रेम से ही संबंधित ब्रिटिश जीवन को प्रेरित करने वाली दूसरी चारित्रिक विशेषता सहिष्णुता है। इस कारण इंग्लैंड में धार्मिक और राजनीतिक जीवन में कठिन संघर्षों के बीच समझौते संभव होते रहे हैं, जिसके कारण उनकी जनतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता छिन्न भिन्न नहीं हो पाई है। जबकि फ्रांस, जर्मनी जैसे पड़ोसी देशों में वे संकट अधिक गहरे होते रहे हैं। राजनीतिक सहिष्णुता का एक कारण यह भी है कि ब्रिटेन में भाषीय, धार्मिक और प्रजातीय विभिन्नताओं अधिक व्यापक नहीं रही। भाषीय एकता की वहाँ कभी कोई समस्या नहीं रही। धार्मिक सहिष्णुता वहाँ इसलिए सरलता से बनी रही कि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का प्रचुर बाहुल्य रहा है, क्योंकि कैथोलिक प्रधान दक्षिणी आयरलैंड 1922 में पहले ही इंग्लैंड से अलग हो चुका था। यानी ये जो चल रहा था, इसी प्रकार हम कह सकते हैं अवसर लोगों को अधिक संख्या में ना बसने देने के लिए भी ब्रिटेन के निवासी सदा सचेत रहे। यही वजह है कि जातीय असहिष्णुता की कठिनाई से भी ब्रिटेन सदा मुक्त रहा। यानी चारित्रिक विशेषता स्वशासन के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण का अपनाया जाना है, और स्वशासन के इस सिद्धांत को पर चलने के लिए दो बातें आवश्यक है। पहली आवश्यकता बात यह है कि नागरिक किसी सामान्य नीति के निर्धारण में भाग लेते हैं तो उन्हें घटनाक्रम व परिस्थितियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि नीति निर्धारण में बहुमत की इच्छा का आदर करते हुए भी अल्पमत के अस्तित्व की पूरी तरह स्वीकार किया जाए और उसके मतों को अहमियत दी जाए, उन्हें कुचला ना जाए। शासकीय निर्णयों में भाग लेने या उन्हें प्रभावित करने के लिए सामान्य नागरिक कई विधियों का आश्रय लेते हैं। यानी ब्रिटिश से समाज की श्रेष्ठता के सिद्धांत व पारिवारिक व्यवस्था ने ब्रिटिश राजनीतिक जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। यानी कुलीन वर्ग का जन्म हुआ, जो कि फ्रांस के विपरीत ब्रिटेन में इस वर्ग ने संवैधानिक विकास में सहयोग दिया। ब्रिटेन में शासन शक्ति पहले राजतंत्र तथा कुलीन तंत्र के हाथों में थी, सैन ये जनता के हाथों में आ गए। परिणाम स्वरूप प्रजातंत्र व्यवस्था की स्थापना हुई। सत्ता का यह स्थानांतरण आकस्मिक अथवा क्रांतिकारी नहीं हो, बल्कि स्वाभाविक रूप से वे कार्मिक रूप से किस विकास का ही परिणाम था। कुलीन तंत्र में समयानुकूल अपना रंग बदला और प्रजातंत्र के साथ सामंजस्य स्थापित किया।
इस प्रकार उक्त चारित्रिक विशेषताओं पर आधारित ब्रिटिश नागरिक जीवन वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। वस्तुतः इन्हीं के कारण इंग्लैंड में विधि का शासन, अधिकारों का मान्यता, सार्वभौमिक अधिकार आदि की व्यवस्था संभव हुई। ब्रिटिश संविधान के विकास की गाथा का हम अध्ययन करते हैं, जो संविधान की विशेषताओं से संबंधित, तो इसका कारण विकास लोगों की राजनीतिक चेतना में वृद्धि के साथ साथ उसकी आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे हुआ है। अंग्रेजों के संविधान का इतिहास प्राचीन व लगभग 1500 वर्ष पुराना है। ब्रिटिश विकास में हम देख सकते हैं कि एंग्लो सैक्सन काल, जो 5वीं सदी से 1066 ईस्वी तक था, नॉर्मन एंजीवियन काल, यानी जो 1066 से 1153 ईस्वी तक था, प्लांटेगनेट व लंकास्टन काल, जो 1153 से 1339 और 1399 से 1485 तक था, ट्यूडर काल, जो 1485 से 1603 ईस्वी तक था, स्टुअर्ट काल 1603 से 1714 ईस्वी तक था, अंतिम चरण जो हैनोवर काल है जो 1714 से आज तक चल रहा है। ब्रिटिश संविधान की हम जो परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं, तो ब्रिटिश संविधान का निर्माण एक निश्चित समय और किसी गठित संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था और ना ही कभी इसे एक प्रारूप के रूप में लेखबद्ध किया गया, अतः इसकी एक निश्चित परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। जैसे कि आग और जिंक्स ने लिखा है कि ब्रिटिश संविधान सिद्धांतों और आचरणों का वह समूह है जो हजारों वर्ष के इतिहास व उनका अवलोकन करने पर ही एकत्रित किए जा सकते हैं, जिसमें कोई कानून कहीं मिलता है तो कोई न्यायिक निश्चय किसी अन्य स्थान पर, जिसमें राजनीतिक आचरणों को सर्वमान्य परंपराओं व रीतियों से प्रतिष्ठित देखा जाता है। इसके अतिरिक्त विधि निर्माण, शासन, वित्त, न्याय और निर्वाचन यंत्र के आंतरिक भाग को देखना पड़ता है कि ये अतीत में किस प्रकार थे और वर्तमान में किस प्रकार काम कर रहे हैं। चार्ल्स डिकिंसन लिखते हैं कि हम अंग्रेजों को अपने संविधान पर गर्व है और ईश्वर की देन है, इस संबंध में अन्य किसी देश पर इसकी कृपा नहीं हुई है। लिंटन स्ट्रेची लिखते हैं कि ब्रिटिश संविधान अवसर यानी संयोग व बुद्धि यानी विवेक की संतान है। लिंटन स्ट्रेची। इसी प्रकार मुंड्रो लिखते हैं कि इंग्लैंड का संविधान विभिन्न संस्थाओं, आदर्शों, व्यवहारों का विचित्र मिश्रण है। राजपत्रों, चार्टर्स, न्यायिक निर्णयों, सामान्य विधि, पूर्वाधारणों, प्रथाओं, परंपराओं का मिश्रण है। इसमें कोई एक अभिलेख ना होकर हजारों अभिलेख सम्मिलित हैं। उनके पूर्व योग व संयोग को ही ब्रिटिश संविधान कहा जाता है, अर्थात इसको किसी एक निश्चित स्रोत से ना लेकर अनेक साधनों व स्थानों से लिया गया है। ये कोई पूर्णतः प्राप्त वस्तु न होकर विकसित वस्तु है। ये बुद्धिमत्ता एवं संयोग की संतान है, जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता से ने और कहीं उच्च कोटि की योजनाओं ने किया है। थॉमस पेन लिखते हैं कि किसी संविधान की वास्तविक कहे जाने के लिए यह आवश्यक है कि उस लिखित रूप में दिखाया जा सके। चूँकि इंग्लैंड ऐसा ना कर सकता, अतः उसका कोई संविधान नहीं है। इन दोनों आलोचकों का ध्यान केवल संविधान के स्वरूप को केंद्रित है, अतः उसके तत्व पर नहीं। दोनों ही ये धारणा लेकर चलते हैं कि संविधान एक आलेख के रूप में होना चाहिए, उसका अधिकांश भाग किसी संविधान सभा द्वारा निर्मित कानून के रूप में होना चाहिए। चूँकि ब्रिटिश संविधान के विषय में ऐसी बात नहीं है, अतएव उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं, किंतु यह विचारपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण है। अतः यह सभी स्वीकार करते हैं कि संविधान को पूर्ण रूप से लिखित होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक केवल यह है कि संविधान कुछ ऐसे नियमों का अस्तित्व हो जिनके द्वारा देश की शासन व्यवस्था के ढांचे का स्वरूप निर्धारित हो सके, वहाँ की सरकार की कार्य प्रणाली के विषय में जाना जा सके। ये नियम लिखित अलिखित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। लिखित संविधान विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं का परिणाम होते हैं, जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति, संघ का निर्माण, क्रांति से शासन परिवर्तन आदि। इंग्लैंड में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, अतः वहाँ अलिखित संविधान। वहाँ का संविधान विश्व का प्राचीनतम लोकतांत्रिक संविधान है, जिसकी निरंतर विकासोन्मुख प्रक्रिया ब्रिटिश जनता के संविधानवाद में अंतर्निहित सिद्धांतों की प्रत्येक कीमत पर सुरक्षा के संकल्प का परिचायक है। इस संकल्प के आगे संवैधानिकता के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने वाली बात गौण हो जाती है। अलिखित संविधान की व्यवस्था से ब्रिटेन को कोई हानि ना होकर लाभ ही हुआ है।
सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह रही कि राजनीतिक प्रक्रियाओं में लचीलापन रहा है और तनाव प्राय उग्र नहीं हो पाया है। इसके पश्चात हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे इसी के आगे वाले अध्याय में। धन्यवाद।